आइए आपको लेके चलते हैं विरूपक्ष टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पंपा देवी और विरूपक्ष स्वामी जी ने शादी की थी। इस मंदिर के अंदर और बाहर आप बंदरों और लंगूरों को खेलते कूदते देख सकते हैं। अंदर जाते ही हमने मंदिर के हाथी से ब्लेसिंग्स ली और आगे बढ़ चले। यहाँ की हर दीवार, हर पिल्लर और हर कार्विंग अपनी एक कहानी सुनाती है। आप जितना धीरे चलेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल्स नज़र आएंगी। कभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कभी जानवरों की नक्काशी और कभी उस दौर की कला की झलक। ये जगह आपको बार बार रुक कर देखने पर मजबूर कर देती है। मंदिर के अंदर आप जगह जगह छोटे छोटे बंदरों और लंगूरों को आपस में खेलते हुए पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि हम्पी के कई मॉन्यूमेंट्स आज खामोश खड़े हैं, लेकिन ये मंदिर आज भी एक्टिव है। हम्पी अपने आप में ना सिर्फ विजयनगर एम्पायर बल्कि द्रविडियन आर्ट और आर्किटेक्चर की एक शानदार प्रदर्शनी है। जैसे गुरुद्वारे और मस्जिदों के बाहर आपने देखा होगा पानी होता है, जहाँ डिवोटीज एंट्री करने से पहले अपने हाथ पैर साफ़ करते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं, फिर एंटर करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो पॉन्ड है इसे पुष्करणी कहते हैं। विरूपक्ष टेम्पल से बाहर निकलते ही करीब 1 किलोमीटर के अंदर आपको दिखेगी नंदी बैल की एक विशाल मूर्ति। हम्पी की हमारी ये ट्रिप कम्प्लीटली अनप्लान्ड थी। हमने जानबूझकर कोई गाइड हायर नहीं किया था, क्योंकि गाइड्स जो कहानियाँ सुनाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और हमें इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती है, और इमेजिनेशन हमें ज़मीनी हकीकत से दूर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे ड्राइवर ने बताया यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे 1000 शिवलिंग है। ये सुनते ही मेरा दिमाग इमेजिनेशन की दुनिया में चला गया और उस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए व्याकुल हो गया। 2 बाय 2 फुट का अगर एक शिवलिंग है तो 1000 शिवलिंग कितनी बड़ी जगह घेरेगा। रास्ते में हमें एक मंडप दिखा जहां मेडिटेशन किया जाता था। अरे हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया। हमें बताया गया था कि 1000 शिवलिंग देखने के लिए एक ही रास्ता है और वो है पानी का, जो कि सच नहीं है। सिर्फ 2000 रुपये की बोट राइड और हज़ारों शिवलिंगों के दिव्य दर्शन। मैं बिल्कुल तैयार था। और जब हम एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हमें ये दिखा, और एक बात समझ में आ गई कि हमें 2000 रुपये की शेंडी लगाई जा चुकी है। बहरहाल इस जगह पे काफ़ी सारे मंदिर थे जो बाढ़ की वजह से टूट गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन मंदिरों में कहीं भी सीमेंट या गारा यूज़ नहीं हुआ है। पत्थरों को पत्थरों के ऊपर रख रख के पूरे स्ट्रक्चर्स बने थे। जो ये नदी है तुंगभद्रा नदी, जब इसके ऊपर डैम बना और कभी जब ज़्यादा बारिश हो गई तो उस डैम का पानी छोड़ा गया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे मंदिर टूट गए। हम्पी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ
इसी तरह के पहाड़ नज़र आएंगे जो चट्टानों से बने हुए हैं, छोटे बड़े चट्टान। तो टेक्निकली ये स्टेबल ज़मीन नहीं है। तो ऐसे अनस्टेबल ज़मीन पे जो कि चट्टानों के ऊपर है आपने मंदिर बनाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस ज़माने के आर्किटेक्ट्स की नॉलेज और स्किल्स का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। ये उन गिने चुने टेम्पल्स में से एक है जो वक्त की मार और बाढ़ के थपेड़ों को सह गया और अभी भी अपनी जगह पे कायम है। हमारे बोट वाले ने हमें बताया यहाँ पे पूजा नहीं होती है क्योंकि इसमें जो कुछ मूर्तियाँ हैं वो खंडित हो चुकी हैं और खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कोटि लिंग का एक्सपीरियंस यानी 1000 शिवलिंग को देखने का एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा और इस डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न हमारी अपनी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन थी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको हम्पी का इतिहास, हिस्ट्री या उसका बैकग्राउंड मालूम है या नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे बिना किसी गाइड के आपको ये इमारतें, स्ट्रक्चर्स और ये मूर्तियाँ आपसे बातें करती नज़र आएंगी, अपनी कहानी जैसे खुद सुना रही हूँ। बोट से वापस किनारे पे आके हम एक मंदिर के पास जाके बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे सुस्ता ही रहे थे तो हमने नोटिस किया कि राइट हैंड साइड पे एक और मंदिर है, तो जस्ट उसको एक्सप्लोर करने हम निकल पड़े। यहाँ पे कोई भी नहीं था, ना आदमी ना बंदर, कोई नहीं, पूरा सुनसान। फिर भी हमने कहा चलो अंदर चल के देखा जाए, शायद कुछ दिख जाए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सीमेंट ना के बराबर यूज़ हुआ है। ये पत्थरों को इस तरह से सेट किया गया है कि वो सालों सालों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं मजबूती के साथ। और ये जो मूर्ति आप यहाँ पे मिसिंग देख रहे हैं, टूटी हुई, पॉसिबिलिटी है कि ये मूर्ति आपको यूरोप के किसी म्यूज़ियम में दिखाई दे। जैसे ही हम इस मंदिर से बाहर निकले हमें राइट हैंड साइड पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आया, तो थोड़ी जिज्ञासा हुई तो हमने कहा पास जाके देखा जाए। और फिर ध्यान से देखा तो ये भी एक पुष्करणी थी। फिर हमने सोचा अगर पुष्करणी है तो मंदिर भी ज़रूर होगा। ये रास्ता काफ़ी लंबा है और दूर दूर तक ना कोई आदमी ना कोई बंदर। ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये लगभग 600 साल पुराने हैं और द्रविडियन आर्किटेक्चर की एक शानदार मिसाल है।
यहाँ आने पे ऐसा महसूस होता है जैसे एक एक इमारत आपको अपनी तरफ खींच रही हो, आपको पुकार रही हो कि आओ, मैं 600 साल से तुम्हारी राह देख रही हूँ। गौरतलब है, जितना भी मैं ध्यान से स्ट्रक्चर को देखता रहा, मुझे कहीं भी सीमेंट नज़र नहीं आया, सिर्फ पत्थर, ब्यूटीफुली तराशे हुए पत्थर, एक के ऊपर एक। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए हम्पी किसी जन्नत या खजाने से कम नहीं। एक एक इमारत, एक एक पिलर अपने अंदर बेशुमार खजाना लेके बैठा हुआ है। हमारा अगला पड़ाव था गणपति का एक मैसिव स्टैचू, जो कि एक सिंगल स्टोन से कार्व किया गया था। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मिनी बस लेनी पड़ती है, जिसका किराया है 40 रुपीज़ पर पर्सन। अब हम आ गए हैं हम्पी की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा फ़ोटोग्राफ किए जाने वाली जगह पर, विजय विठल टेम्पल। सच बताऊं, अगर हम्पी की सिर्फ एक ही जगह देखनी है तो ज़्यादातर लोग इसी का नाम लेंगे, और इसकी वजह है यहाँ मौजूद दुनिया भर में मशहूर स्टोन चैरियट। ये वही स्टोन चैरियट है जो आपने शायद 50 रुपये के नोट पे भी देखा होगा। पहली नज़र में लगता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ही पत्थर से बना हुआ है, लेकिन असल में इसे कई अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। करीब 500-600 साल पुराने इन मॉन्यूमेंट्स को देखकर हैरान होना बिल्कुल जायज़ है। विजय विठल टेम्पल लॉर्ड विठल को समर्पित है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था
और बाद में विजयनगर एम्पायर के दौरान इसे और भव्य बनाया गया। उस वक्त हम्पी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे एडवांस शहरों में से एक माना जाता था। जितना ज़्यादा आप इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही नई डिटेल्स नज़र आएंगी। हर पिलर, हर दीवार और हर कार्विंग अपनी एक नई कहानी सुनाती है। इन कार्विंग्स में डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, शेर हैं और उस ज़माने की रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक भी आपको देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आकर जल्दी जल्दी घूमने का मन ही नहीं करता। हर दूसरे मिनट आप रुक जाते हैं, कैमरा निकालते हैं और बस इस खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। सच कहूँ, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ये टेम्पल जितना खूबसूरत लगता है, असल दुनिया में उससे कहीं ज़्यादा हसीन है। और फिर ये सोचकर और भी ताज्जुब होता है कि ये सब 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। पता नहीं इस बात पे कितनी सच्चाई है। मैंने यहाँ किसी को कहते हुए सुना कि टेक्निकली विजय विट्ठल टेम्पल एक टेम्पल नहीं है। यहाँ पे 3 मंडप हैं। एक मंडप जो मेन मंडप है वो शादियों के लिए यूज़ होता था और बाकी मंडप ऐसे ही डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं भी किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इस पेड़ को देख के ऐसा लगता है जैसे ये भी 500 साल पुराना हो और अब बूढ़ा हो चला है। अब बात करते हैं मंदिर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक, म्यूज़िकल पिलर्स की। कहा जाता है कि इन खंभों को हल्का सा टैप करने से अलग अलग म्यूज़िकल नोट्स जैसी आवाज़ें निकलती थी। आज इन्हें टच करना अलाउड नहीं है क्योंकि इनकी हिफाजत करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इन्हें देखने भर से अंदाज़ा किया जा सकता है कि उस दौर की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की रही होगी।
अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो विजय विठल टेम्पल देखने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे ज़रूर रखिए। सुबह जल्दी या शाम का वक्त यहाँ आने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। विठल टेम्पल के पास एक छोटा सा शिव टेम्पल भी है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। अब ज़रा दोनों तरफ बने इन स्टोन के स्ट्रक्चर्स को देखिए। पहली नज़र में ये सिर्फ पिलर्स नज़र आते हैं, लेकिन असल में इन्हें मंडप कहा जाता था। सोचिए, आज से 500-600 साल पहले यहाँ कितनी रौनक हुआ करती होगी। यह जगह सिर्फ पूजा के लिए नहीं थी। यहाँ म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस होती थी, कल्चरल गैदरिंग्स होती थी और लोग एक साथ वक्त गुजारते होंगे। हर पिलर पर की गई कार्विंग उस दौर के आर्टिस्ट की कमाल की मेहनत को दिखाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम्पी को देखते वक्त आपको इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आज हम जो खामोशी देख रहे हैं, कभी इसी जगह ज़िंदगी अपने पूरे शोर के साथ चलती होगी। ये मंदिर भले ही आज अधूरा और खामोश नज़र आता हो, लेकिन कभी ये भी इस पूरे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का एक अहम हिस्सा रहा होगा। लेकिन हम्पी की खूबसूरती ही यही है, यहाँ हर छोटी जगह के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। और शायद इसी वजह से हम्पी सिर्फ मॉन्यूमेंट्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का लिविंग म्यूज़ियम लगता है। अक्सर लोग हम्पी की सबसे फेमस चीज़ों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली हम्पी उन जगहों में छुपा है जहां लोग 2 मिनट भी रुकते नहीं। अब वक्त हो गया था नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलने का। तो हमने रास्ते में एक बस को रोका और जैसे ही हम उस बस को बोर्ड करने लगे तो ड्राइवर ने हमें बताया कि आप ऐसे बस को बोर्ड नहीं कर सकते, आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। तो बस स्टॉप थोड़ा दूर था, तो चलते चलते हमें रास्ते में फिर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख गए। तो हमने कहा चलो इनके थ्रू ही जाया जाए। जब मई का महीना हो, कड़क धूप, 40+ डिग्री टेम्परेचर, उसमें चलते चलते आप जैसी छाँव में आते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर किस तरह की गर्मी है। और जब हम बस स्टॉप के पास पहुँचे तो हमने रियलाइज़ किया इतनी बड़ी क्यू थी कि 2 बस छोड़ने के बाद तीसरी बस में हमें जगह मिलती। तो हमने पानी की बोतल ली और फिर डिसाइड किया रादर दैन कि हम वेट करें यहाँ पे, हम थोड़ा और आगे चलते हैं और किसी बड़े पेड़ की छांव में बैठते हैं। थोड़ा और आगे गए तो हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स और खंडहर दिखे। तो फिर हम लोग क्यूरियस हो गए कि अब यहाँ तक आए तो इनको भी देख लेते हैं। 2 कदम और 2 कदम और 2 कदम करते करते हर 2 कदम के बाद एक नया स्ट्रक्चर, एक नया खंडहर। हर जगह को जाके हमने कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। बस का वेट करने से बेटर है थोड़ा आसपास की जगह देख लेते हैं। आगे चलते चलते हमें एक चीज़ दिखी जिसे राजा तुला कहा जाता है। राजा तुला यानी जो राजा था उसको तोला जाता था और उसके वेट के जितना सामान या पैसे
गरीबों में बांटे जाते थे। ये प्रथा आज भी साउथ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि ये आखिरी स्ट्रक्चर है और इसको देखने के बाद हम वापस चले जाएंगे, हमें थोड़ी दूर पे एक और स्ट्रक्चर नज़र आ जाता था। अब आए हैं तो देखना तो बनता है कि अंदर क्या है। और जब हमने जाके देखा तो कुछ खास नहीं, खाली था। ये पर्टिकुलर जगह किसी फिल्मी शूटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इस जगह का जो कलर है वो जंगली जानवरों के लिए, जैसे हिरन, बंदर, शेर के लिए एकदम परफेक्ट है छुपने के लिए। आपको उनके यहाँ होने का अंदाज़ा भी नहीं होगा। चलते चलते हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो मंदिर जैसा लग रहा था और यूनिक था, काफ़ी अट्रैक्टिव भी। जब पास गए तो पता चला कि ये नरसिम्हा का मंदिर है। ऊंचाई से आप विरूपक्ष टेम्पल और तुंगभद्रा नदी को साफ देख सकते हैं। जब हमें लगा कि शायद ये आखिरी मंदिर था और अब हमें वापस चलना चाहिए, नीचे उतरते वक्त हमने देखा एक और ब्यूटीफुल मंदिर। चीज़ें ज़्यादा ही रोचक होती जा रही थी, अपने आप को रोक पाना नामुमकिन था। तो हमने कहा चलो इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे लेगोस में आप जोड़ जोड़ के खिलौने बनाते हैं, उसी तरह से पत्थरों को जोड़ जोड़ के सुंदर सा मंदिर बनाया गया है। मई की कड़क धूप में इतनी देर चलने के बाद मैं तो थक गया था। मैंने सोचा नदी के किनारे बैठा जाए, पानी के अंदर अपने पैरों को रख के, शायद उससे पैरों को राहत मिलेगी। और मैं नदी का रास्ता ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ रहता तो ऐसी तरह खंडरों में घुमाती रहती।
नदी तो सामने ही बह रही थी, बट उस तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए था। चलते गए जो पगडंडियाँ बनी थी पहले से, उसके ऊपर, और धीरे धीरे करके हम वहाँ पहुँचे। जैसे मैं नदी के किनारे पहुँचा, मेरी खुशी गायब हो गई। काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि वहाँ पे थी गंदगी, और आप माने ना माने, ये एक तरह से ब्लेसिंग्स थी। अब मन मार के हमने डिसाइड किया, चलो वापस चलते हैं बस स्टॉप पे। और इस बार हमने दूसरा रास्ता यानी शॉर्टकट लेने का सोचा। अनप्लान ट्रिप की खूबसूरती इसी बात में है कि आपके हर मूव को वो एडवेंचरस बना देती है। अब जैसे हम चलते चलते जा रहे थे तो हमें रास्ते में दिखा ये स्पॉट जहाँ पे लिखा था कोटिलिंगा। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, कोटिलिंगम आने के और भी रास्ते हैं, उनमें से एक ये भी है। हम कोटिलिंगा के लिए दूसरा रास्ता देख ही रहे थे कि जाते जाते हमें रास्ते में मिला एक सरप्राइज, और वो था सुग्रीव की गुफा। ये गुफा इतनी छोटी है कि इसके अंदर सिर्फ बंदर और लंगूर ही जा सकते हैं। मेरे जैसा आदमी तो इसके अंदर बहुत ही मुश्किल से घुसेगा। कोटिलिंगा जाने का मन बन गया था। फिर हमने कहा चलो इस चट्टानों के थ्रू जाया जाए। जब अंदर पहुंचे तो देखा वहाँ पे काफ़ी सारी चट्टानें थी, छोटी बड़ी। वहाँ जाके मन बदल गया, क्योंकि सुबह तो दिख चुके हैं, तो रिस्क लेने का मतलब नहीं है। इस बार हमने फैसला कर ही लिया था कि अब सीधा बस स्टॉप जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर हमारे और आपके चाहने से अगर ये दुनिया चलती तो क्या बात थी, ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। रास्ते में तुंगभद्रा नदी काफ़ी पास नज़र आई, तो हमने कहा चलो यहाँ चल के बैठा जाए। जब पास गए तो पानी तो साफ़ था, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि यार नहीं, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब हम इस स्पॉट पे पहुँचे तो हमें एक वार्निंग साइन मिला कि इस नदी में मगरमच्छ हैं। तो जो गट फीलिंग थी वो एकदम सही थी। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही शांत और अंडररेटेड जगह पर, पुरंदरदास मंडप। ये जगह कर्नाटक के
महान संत और संगीतकार पुरंदर दास से जुड़ी हुई है, जिन्हें कार्नाटिक म्यूज़िक का फादर भी कहा जाता है। लगभग 500 साल पहले इसी नदी के किनारे पर बैठकर भजन और कंपोजिशंस रचे जाते होंगे। आज यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ और बहते हुए पानी की धुन सुनाई देती है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाएं, तो लगता है जैसे ये जगह अभी भी उन सुरों को अपने अंदर संभाले बैठी है। ये हम्पी के उन हिडन जेम्स जैसी है जहाँ पे भीड़ कम और सुकून ज़्यादा मिलता है। और यहाँ जाके मुझे वो मिला जिसे मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा था, शांति और पानी के अंदर नंगे पांव बैठना। पानी के अंदर पैर रख के बैठने से काफ़ी राहत मिली, सारी थकान चली गई। कड़क धूप में स्किन जैसे एकदम झुलस गई थी, तो जैसे ही पानी से मुंह धोया तो काफ़ी रिलीफ मिला। और पानी इतना साफ था कि पीने का मन कर रहा था, पर अफसोस थोड़ी देर पहले हम देख चुके थे पानी कैसा था। इस बार ये वाकई लास्ट पड़ाव था। तो जैसे हम बस स्टॉप पे वापस आए तो बस खड़ी थी, लाइन छोटी थी, हम आसानी से चढ़ गए। और इस तरह से हम्पी का हमारा पहला दिन बहुत ही ब्यूटीफुल एडवेंचर्स के साथ ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगले सफ़र में फिर मुलाकात होगी।